एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पति पत्नी का प्यार कैसा होना चाहिए? आजकल के जो प्यार दिखाते हैं वे तो बड़े अजीब से हैं। कभी सोना बाबू, कभी मोना बाबू, कभी राजा बाबू। बस 4 दिन का प्यार, उसके बाद फिर ब्रेकअप। ऐसा प्यार तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। चलो ठीक है, शादी नहीं होती, ब्रेकअप हो गया, फिर तुम्हें दूसरा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा या फिर तुम्हें दूसरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। और जब ऐसा ही सिचुएशन शादी के बाद और बच्चे हो जाने के बाद आती है तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें उस बच्चे का होता है। या तो वह बच्चा एक माँ के लिए तरसता है या फिर एक बाप के लिए तरसता है। ऐसे में उस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे को तो दोनों का ही प्यार चाहिए, लेकिन ये बेदर्द ज़माना माँ बाप इतना नहीं सोचते कि हमारे ऐसा करने से उस बेचारे बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। अगर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में मस्त हो जाता है, और अगर माँ ने शादी कर ली तो वह भी अपने शादीशुदा ज़िंदगी में मगन हो जाती है। उस मासूम बच्चे का क्या? उसको तो दोनों की ही ज़रूरत है। इसी तरह के सिचुएशन से भरपूर ये कहानी आपके होश उड़ा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। शादी के रात में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने पति से रोमांस के लिए बड़ा बेहाल था, जैसे कि इस पल का इंतज़ार हर लड़की को होता है। मैंने तो अपनी शादी के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था कि रवि मेरे कमरे में आएगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। मैं अपनी सुहाग रातों की रात को यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के लिए इतने सपने सजाए थे कि मैं बता नहीं सकती। जब रवि मेरे कमरे में आया, मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दिल में मारे एक उमंग सी फूट रही थी। मेरे ख्याल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। रवि मेरे पास बैठ गया, एक नज़र मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रहे थे। वह कहने लगा, राम राम, कितना बड़ा जुल्म है इन लड़कियों पर। उसकी बात मेरे लिए कुछ अजीब सी थी। उसे तो मेरी तारीफ़ करनी चाहिए थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वह मेरी भारी भरकम दुल्हन के जोड़े को देख कर कह रहा था। कहने लगा, मोना जाओ, जाकर कपड़े बदल कर आओ, मुझे तो तुम्हें देख कर कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे इतना भारी भरकम कपड़ा पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठे अपने सब्र की परीक्षाएं देती रहती हो। ऊपर से ये इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हें देखकर तो मुझे न जाने कुछ हो रहा है। उसके चेहरे पर बड़ी चिंताई सी नजर आ रही थी। कहने लगे, मोना प्लीज़ पहले तुम ये सब उतार दो, कुछ साधारण से कपड़े पहन कर आओ, फिर मेरे सामने बैठो। ये सुनकर तो मेरा दिल गुस्सा गया था। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर आई थी, सिर्फ इसलिए तो तैयार हुई थी कि वह मुझे देखे और अपने होश हवास खो बैठे और मेरी खूब जी भर के तारीफ़ करे, मोहब्बत के शब्द बोलकर मुझे बेताब कर दे। लेकिन उसके शब्द सुनकर न जाने कैसे अपने आंसू को मैंने पी लिए थे। मैंने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है रवि? मेरे कमरे में मेरे सामने बैठने के बजाय ऐसे ही इधर उधर चल रहा था। मुझे तो गर्मी नहीं लग रही थी। मेरी बात सुनकर रवि की आंखें हैरानी से फैली थी। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है। मोना जाओ, जाकर ये सारे कपड़े उतार दो, सब कुछ, और एक साधारण कपड़ा पहनकर आओ। मैंने तो न जाने क्या क्या सोच रखा था। वे अपने हाथों से मेरी चूड़ियों को उतारेंगे, मेरे माथे की बिंदियों को अपने प्यार भरी बातों के बीच से अपने हाथों से उतारेंगे, मेरी तारीफ करते करते वो मेरे सारे जेवर उतारेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी तो दोस्तों ने भी अपनी सुहाग रात के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था। पति शादी के रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन मेरा रवि तो बिल्कुल वैसा नहीं था। फिलहाल मेरा दिल बुझ गया था। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बदलने चली गई। जब मैं अपना मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाली की जान खा ली थी कि देखो, बड़ा अच्छा मेकअप करना, मेरा पति मुझे देखते ही रह जाए और दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बातें सुनकर हंस रही थी। जब तक वह मुझे तैयार करती रही मेरी जुबान चलती रही, पिंक कलर की लिपस्टिक लगाना वह ज़्यादा सूट करती है, देखो मेरा मेकअप ख़राब मत कर देना, ज़बरदस्त मेकअप करना, और मेरे बालों पर कलियों के गजरे भी लगाना। अपनी एक एक चीज़ उतारते हुए मुझे वे सारी बातें याद आ रही थी। टप टप आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी में आकर रवि के सामने बैठी तो कहने लगा, भगवान की कृपा है अब कुछ इंसान लग रही हो। उसके बाद पर तो मैं रो ही पड़ी थी। फिलहाल मेरी वे रात बड़ी फीकी सी बीती थी, क्योंकि रवि मेरे आम आदमियों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, ना ही वैसा शब्द बोल सकता था जैसा कि मैं सोच बैठी थी। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई
तो मेरे ससुर आंगन में ही बैठे थे और मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में न जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम से मेरी सास हंसने लगी। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू जगाए रखा है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कि रवि मोना की शादी नहीं बल्कि हम दोनों की है। सच पूछो तो दिल के बेकरारियों को बड़ी मुश्किल से संभाला था। नहीं भाई, बेटा जवान हो गया है, ये कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से खींचकर कहने लगी, बड़ी बेशरम हो गए हो आप। शायद उनकी नज़रें मुझ पर पड़ गई थी। मैंने जल्दी से नज़रें झुका ली। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे, कहने लगे, बेटा अब तो तुम हमारे घर का मेंबर बन गई हो, इसलिए खुद को इस घर की आदी बना लो। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर के पास आई और उनके पाँव छुए और मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो, अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं है कि तुम बहुत सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठो और सबके साथ नाश्ता करो। रवि मेरा एक इकलौता बेटा है, हमारे घर में कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर टाइम बिताना चाहिए। ये बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ तो अच्छा किया ना। मेरी सास कहने लगी, नौकरानी नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आऊँ कि नाश्ता अभी तक क्यों नहीं बना। फिर मुझसे पूछने लगी, मोना रवि कहाँ है। मैंने कहा, वे तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी सुबह उठकर कमरे से बाहर आ जाओगी। मैं तो सोच रहा था मोना को रवि आने ही नहीं देगा। जब मेरी शादी हुई थी तब ये रिवाज था कि 7 बजे ही सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे सख्त माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवा ली थी। 10 से पहले मैंने अपना कमरा ही नहीं खोला था। सभी घर वाले मेरा कमरा खटखटा खटखटा कर तंग आ चुके थे। ये कहकर वे हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मुझे उनकी बात सुनकर कुछ शर्म सी महसूस होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे ससुर बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं। और दूसरी बात कि वे मेरे सास के दीवाने भी थे। वे अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे कि नई नई शादी हुई हो। लेकिन उनका बेटा रवि तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उनके लिए सजती संवरती तैयार होती वे मुझ पर बस सरसरी सी नज़र डाल देते और हटा देते थे। मैं खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि रवि, मैं आज कैसी लग रही हूँ, ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। बस वह एक नज़र डालता और कहता, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी आखिर वह ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक प्यारा सा शब्द सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे और मैं हिचकिचाहट से पीछे हटूं, लेकिन वह ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ़ें करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसे नोक झोंक सी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग भर जाते हैं, जैसा कि मेरा ससुर करता था। वह तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखता था, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ खाने से टोक देता जो उनके लिए ठीक नहीं होती। एक बार शाम के टाइम बारिश होने लगा। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, मोना बेटा देखो बारिश कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा, हाँ मम्मी, आज मौसम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कि मम्मी मेरा हाथ पकड़े मुझे बाहर ले आई। कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के आसार नज़र आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद था। हम दोनों ही आंगन में बारिश का आनंद उठा रहे थे, मगर अचानक से ऊपर वाली खिड़की से ससुर ने हमें देख लिया। वहीं से सास को बुलाने लगे। कहने लगे, सुमन तुम तेज बारिश में क्या कर रही हो। ये कहकर वह खिड़की जोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो अब आ गई मेरी सामत। मैंने कहा, क्यों मम्मी। वह कहने लगी कि मोना, तुम्हारे पापा को मेरी बड़ी फिक्र है। कहते हैं कि बारिश में नहा लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी ये बात कर ही रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, सुमन तुम्हें कब समझ आएगी। जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ते ही तुम्हें छींकें आने लगती है, जल्दी से बुखार चढ़ाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था जो उन्होंने जल्दी सास के ऊपर रखा। उनका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ चले गए। मैं भी उनके पीछे आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरे सास को सोफे पर बिठाया और उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे थे ताकि उनके गीले बाल सूख जाएं। मेरी सास छींके मारने लगी।
तो ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का तो डर था। तुम्हें जरा भी अपनी परवाह नहीं है, अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल एक बार धड़का था कि काश रवि भी मेरे लिए ऐसी मोहब्बत का इजहार करता। उसके पापा तो उसकी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, उनके वारी जाते हैं, अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। मेरे ससुर कहने लगे, सुमन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भगवान की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई थी, नहीं होती बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता है, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो दोबारा तुमने बारिश में नहाने की गलती की तो मेरी ही गलती थी, जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। मेरी सास का बाजू पकड़े उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ, तुम्हारे कपड़े भी बदल दूँ। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ही ना हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। काश कि ऐसी मोहब्बत रवि भी मेरे लिए करता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह रवि के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ा था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर के बाद रवि भी भीगता हुआ अंदर आ गया। मुझे देखकर कहने लगा, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में अगर पकोड़े और चाय हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मोना, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकोड़े और चाय बनाकर जल्दी से कमरे में ले आओ। और ये कहकर वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। मेरा दिल टूट सा गया था। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी में तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। उसे बस ये था कि वह फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकोड़े लेकर टेबल पर सजा दूँ। मगर उसे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं थी। क्या होता अगर वह मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हो, जाओ जाकर कपड़े बदल लो, कहीं बीमार ना हो जाओ। लेकिन नहीं, वह तो मेरी तरफ से लापरवाह था। मैं गुस्से से किचन में आकर पकोड़े, चाय, सैंडविच बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक कि मेरे सास ससुर और रवि टेबल पर पहुंचते मैं सब कुछ सजा चुकी थी। रवि कहने लगा, वाह कितने ज़बरदस्त पकोड़े बने हैं। मैं तो उस ख्याल में खो गई थी शायद मेरी तारीफ़ करेगा, लेकिन उसका व्यवहार तो बिल्कुल ठंडा था। एक बार रवि जल्दी ऑफिस से घर आ गया तो मैं तैयार थी। मेरा मूड था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाए। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, रवि कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। कहने लगा, नहीं यार, आज नहीं जा सकता, अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ चली जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वह कहने लगा, तो देखो मोना, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तुम फ़िलहाल अपने दोस्तों के साथ कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन में ले आऊँगा। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना। मेरा दिल बुझ सा गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उस आदमी को जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि ये जानता था कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास एक बड़ा हथियार है, बात बात पर रोने लग जाती हो, टेस हुए बहाना शुरू कर देती हो। मोना, मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ कि दोस्तों के साथ मेरी पहले से बात हो गई थी, तुम्हें ले जाऊँगा 2-4 दिन के बाद। ये कहकर वह चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों के साथ न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वे मेरी सास से। काश कि मेरी शादी भी बड़े उम्र के आदमी से हो जाती और वह भी मेरे साथ इसी तरह से टाइम बिताता, मेरी तारीफ़ ही करता और मेरे लिए उसके पास फुर्सत होती। मेरे ससुर के मोहब्बत करने का तरीका मेरे लिए अब धीरे धीरे प्रेरणा बनने लगी थी, क्योंकि वे वैसे ही मोहब्बत करते थे जैसा मुझे अपने पति से चाहिए थी। जबकि 2-4 दिन के बाद रवि मुझे बाहर ले गया था, लेकिन वह एक बोरिंग सा सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए अपने दोस्तों की बातें कर रहा था। मुझे डिनर लंच बाहर ही रेस्टोरेंट में करवाया था। वापसी पर अपने कॉलेज के किस्से सुनाता रहा, अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तारीफ़ नहीं की। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का ये हाल था कि वो मेरा लिहाज नहीं करता था। वह मेरे सामने ही मेरी सास के बहुत करीब होने लगता, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगता, जो शायद उनकी मोहब्बत रोमांटिक समय बीती होगी। कहने लगा, तुम्हारा हुस्न तो कभी फीका नहीं पड़ता सुमन, अब जब तक तुम्हारा हुस्न जोबन पर रहेगा मेरी दीवानगी तो यूं ही बढ़ती रहेगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई था ही नहीं, इसलिए मुझे उन्हीं के साथ बैठना उठना पड़ता था। मेरे ससुर मेरी सास से कहते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बेताबी सी बढ़ने लगती है। ऐसे ही बातें मेरे भी कान सुनने को तरसते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता
ऐसा ही प्यार करता जैसे मेरे ससुर मेरे सास के लिए करते हैं। मैंने सोचा कि शायद रवि से मैं थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू कर दूं, तो उसे मेरी कदर होगी। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ, इसलिए उसे मेरी कदर नहीं होती। एक बार रवि मुझसे कहने लगा, चलो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे मायके घुमा कर लाता हूँ। काफ़ी दिनों से तुम नहीं गई हो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा रवि पूछेगा क्यों नहीं जाना। वजह बताऊँगी तो मैं उसे नखरे दिखाऊँगी। उसे कहूँगी वो मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करता है, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ। शायद वो मुझे मनाएगा, मगर उसने कहा चलो ठीक है, तुम खुद चली जाना। उसने तो बात ही ख़त्म कर दी थी। मैं बुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली। मेरे सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में गाना गुनगुना रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी। वे बार बार मेरे ससुर के छेड़खानी पर उनके हाथ पीछे कर रही थी कि न जाने अब कब सुधरोगे, अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। वह उन्हें कहने लगे कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी, वे अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हैं। 2 साल हो गए थे, लेकिन वह इस बार भी उनके घर नहीं गई थी। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहाँ चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बिना दीवाना सा बन जाऊँगा। मैं तुम्हारी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल में थोड़ी अजीब सी इच्छा पैदा हो गई थी। काश मेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से हो जाती जैसा कि मेरा ससुर था। मैं तो खुद को खुश नसीब समझती। एक मेरा पति है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। कहता कि जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, और खुद भी अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करता। और एक मेरे ससुर थे जिसे मेरी सास के बगैर एक दिन रहना पसंद नहीं करता था। मैं तो अपने ससुर के इस तरह से प्यार करने पर इतना इम्प्रेस थी, और मैं अपने ससुर से इस तरह इम्प्रेस हो चुकी थी कि अंदर ही अंदर कहीं मुझे ये इच्छा होने लगी थी कि वे मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ़ें करें। जैसी मोहब्बत का इजहार मेरी सास के लिए करते हैं, वैसे शब्द मेरे कान भी सुना करें। मैंने अपने ससुर के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया, उनका हर काम करने लगी, जबकि ये सब काम मेरी सास करती थी। जैसे ही वह आंगन में आकर बैठे, मैं फटाफट से चाय बना लाई और अपने ससुर के सामने रख दी। मुझे चाय के कप के साथ देखकर वे कुछ हैरान हुए थे। कहने लगे, सुमन किधर है? मैंने कहा कि अब माँ को छुट्टी दे दो, कब तक वह आपकी सेवा करती रहेंगी? आप मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। ये सुनकर वे मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हाँ हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन क्या है कि मुझे उसके हाथ की चाय की आदत पड़ गई है। मैंने कहा, मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पीकर तो देखो। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और कहने लगे, तुम्हारे हाथ में भी सास जैसा ही जादू है। बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अगर तुम्हारी सास होती तो उसके हाथ जरूर चूम लेता। ये कहकर चाय का कप अपने होठों पर लगाने लगे और मैं अपने हाथों को देखने लगी, जो कि आज तक मेरे पति ने कभी इस तरह से 2 शब्द चाय के बारे में बोलकर अपने होठों पर नहीं लगाए थे, कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। मेरी सास जब कमरे से बाहर आई और ससुर को चाय पीते देखा तो कहने लगी, कृपा है आपने आज अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि बाहर जाऊं और आपको चाय बनाकर दूं। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो बहुत थकी थकी हों। ससुर कहने लगे, अब ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है। आज तो बहू बनाकर ले आई तो मैंने चाय पी ली, लेकिन अब की से चाय तुम ही बनाकर दोगी। अरे जो मज़ा तुम्हारे हाथ में है वह किसी और के हाथ में कहाँ। अब जब भी मेरे ससुर काम पर से घर आते, मैं भागी दौड़ी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती, क्योंकि घर का राशन वही लाते थे। उनके हाथ से थैला पकड़ लेती थी, फटाफट शरबत गिलास में बनाकर उन्हें दे देती, और जब वो मेरे हाथ से गिलास लेकर पीते, लेकिन जल्दी से सुमन सुमन कहने लगते, जल्दी से मेरी सास को बुलाते और कहते, तुमने क्या बच्ची के सर पर अभी से जिम्मेदारी डाल दी है? अरे भाई, कितनी बार कहा है जब भी बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले अपना चेहरा मुझे दिखाया करो। तुम हो कि कमरे में बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था। उम्र का थोड़ा सा हिसाब भी था। मैंने कहा, आप क्यों माँ के पीछे पड़े रहते हैं? मैं हूँ ना, माँ को आराम करने दीजिए। वे कहने लगे, ठीक है करे आराम, वैसे भी क्या करती है, क्या है, सारा घर का काम तो तुमने संभाल लिया है, बस उसे मुझे ही तो संभालना होता है। उस पर उसके नखरे हैं कि मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। उस पर मेरे ससुर अपनी आशिकी निछावर करने लगे थे।
ऐसे ऐसे शब्द कहने लगे थे कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से खिल उठती थी। कोई मुझसे भी ऐसा ही शब्द कहता, ऐसी ही मोहब्बत करता। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती और उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती। यही सोचती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब है, लेकिन मैं शायद नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी तो फीकी ही बीतेगी। रवि बहुत अलग तरह का इंसान था। उसे अपनी बीवी बस कुछ घंटे के लिए ही अच्छी लगती थी, फिर तो वैसे ही हो जाता जैसे उसका मेरा कोई संबंध ही ना हो। वो कहता कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। क्या ये होती है शादी? नहीं, ये होती है शादी जो मेरे सास ससुर थे। मैं तो उस दिन रोने ही लग गई थी। अपने कमरे में बैठी रो रही थी जब मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान रह गई थी, ये कौन है जो इस तरह रो रहा है? मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फ़ोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, बीना मैं क्या करूं, मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूं कि मोहन जीजू से झगड़ा है, इसलिए वे तुम्हें कभी मेरे घर नहीं आने देंगे। जबकि अशोक बहुत अच्छे हैं, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊं। बस वो मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ, 2 दिन मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रुक लूँगा। मुझे कोई समस्या नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने के लिए। तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 4 दिनों के लिए जाओगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊँगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारे चेहरे देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। वह अपनी बहन से बात कर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने जल्दी से बात बदल डाली, फ़ोन बंद कर दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, पापा कहाँ हैं? तो कहने लगी, अपने कमरे में हैं। मैंने कहा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है। मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उसे जाकर मिल लूँ, लेकिन उसके पति के और तुम्हारे ससुर की किसी बात पर झगड़ा और नाराज़गी है, इसलिए उसका पति तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझे मिलने पर तो उसे कोई ऐतराज़ नहीं होता, लेकिन अशोक को तुम जानती हो कि उसका नेचर कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप तो बहुत खुश नसीब औरत हैं जो आपको पापा जैसे पति मिले हैं। कहने लगी, खुश नसीब? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, खुश नसीब तो तुम हो। मैं तुम्हें बड़ी तरसती हुई नज़रों से देखती रहती हूँ। कृपा है कि रवि अपने बाप जैसा नहीं है। ये सुनकर मैं बड़ी हैरान सी हुई। अपनी सास की तरफ देखती रह गई। कहने लगी, देखो ना, तुम कितनी आज़ादी से अपने मायके आती जाती हो और कितने दिन रुक कर आती हो। अपने बहनों से मिलने जाती हो, ड्राइवर के साथ अपनी सहेलियों के पास चली जाती हो, मार्केट जाती हो। तुम्हें जाने आने की आज़ादी है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सज़ा काट रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक ही अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो दम घुटने लगता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत भी ऐसी दम घुट देने वाली पाबंदियों से भरी हुई है। उम्र के साथ साथ इंसान का नेचर बदलने लगता है। औरत की मोहब्बत में कमी आने लगती है। मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी थोड़ी आज़ादी से अपने मायके आऊँ जाऊँ, अपनी बहन भाइयों से मिलूँ, लेकिन अशोक मुझे अपने अलावा किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहाँ जाना है मैं अशोक के साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं भी नहीं। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती हो मैंने अपनी ज़िंदगी कितनी परेशानी में बिताई है। ये मोहब्बत नहीं होती, आप किसी को बांध कर रख लो। कहने लगी, मैं अपने कुछ खा पी भी नहीं सकती। अशोक कहते हैं, तुम ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अपनी मर्जी से बारिश में नहीं जा सकती। कहते हैं कि तुम बारिश में बीमार हो जाओगी। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती। क्या ये होती है मोहब्बत? ये शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी सास की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जिस ज़िंदगी की मैं इच्छा कर रही थी वह तो बहुत खतरनाक थी। कृपा थी कि रवि ऐसा नहीं था। मुझे अपने पति की अब कदर होने लगी थी। वह कहता था कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है। ठीक है, हम पति पत्नी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे पर हर वक्त सवार रहें। शायद मैंने उसकी मोहब्बत को समझा ही नहीं। रवि की इतनी प्यारी मोहब्बत, मेरे इतने छोटे छोटे अरमानों के आगे मुझे कभी रवि की मोहब्बत नज़र नहीं आए थे।
मैं तो शायद अपने ससुर की मोहब्बत को सुन सुनकर वैसा ही मोहब्बत पाना चाहती थी, लेकिन अब मैं भगवान की कृपा करती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं दी। रवि मेरा बहुत अच्छा था। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मेरे ससुर के प्यार करने का तरीका अच्छा था या फिर मेरे रवि जैसे पति का? मेरे हिसाब से ज़्यादा सोना बाबू, मोना बाबू और अपने पत्नी के आगे पीछे लप्पू चप्पू करते हैं, ऐसी मोहब्बत भी मिठास ख़त्म हो जाती है। और जो पति दिखावा नहीं करते, उनका प्यार तो हमेशा सदा ऐसे ही बना रहता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का प्यार पसंद है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।